बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की मुतफर्रग दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी जो नहली है आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे रखा है, वो नाअहली अब बरकरार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की, कानून क्या कहता है, इनके वकील जो तावीलें पेश कर रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर ली है और कहा यह जा रहा है कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल कराने की इजाज़त नहीं दी जा रही, पुलिस बड़ा जुल्म कर रही है, अंधाधुंध पकड़ दकड़ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसमें किस हद तक प्रोपेगेंडा है और किस हद तक हकीकत है, और कानून क्या कहता है। कानून तो ज़ाहिर है हर बात में कुछ ना कुछ कहता है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन आज एक अहम फैसला सुनाने जा रहा है कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान अलाट होगा या नहीं होगा। ये वजह क्या बनी थी? वजह ये बनी थी कि जो इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, इन्होंने कानून और अपने पार्टी दस्तूर के मुताबिक वो नहीं करवाए थे, और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं और 7 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए इलेक्शन कमीशन में। इन्होंने पार्टी यकतरफा से करवा के वो रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसे अकबर एस बाबर और कई एक और जो अरकान हैं पीटीआई के, उन्होंने चैलेंज कर रखा है कि ये पार्टी कानून के मुताबिक और पार्टी दस्तूर के मुताबिक नहीं हुए हैं। इन दरखास्तों की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला महफूज कर रखा है। वजह उसकी यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया था, और पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था, और मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर ये स्टे बरकरार रहता है, हुक्म इम्तनाई बरकरार रहता है, तो भी पीटीआई को नुकसान होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपना फैसला दे चुका हुआ है कि जो पहले इनका इलेक्शन था वो कानून और इनके अपने आइन के मुताबिक नहीं था और दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। अगर फैसला नहीं होता नए इलेक्शन का, तो फिर पहले वाला फैसला जो है उनका बरकरार रहेगा, और कानून ये कहता है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कोई पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो फिर उसको इंतखाबी निशान जो है वो अलाट नहीं हो सकता। तो अब पेशावर हाई कोर्ट, शायद इनको समझ आ गई है ये क्या मामला हुआ। अब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर इस मामले का फैसला कर दिया जाए। अब जो लग ये रहा है, वज़ाहर जो लग रहा है इनका जो मौक़िफ़ है उससे इत्तेफाक नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन। जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, और फिर जो एएनपी का केस लगा हुआ था कि उनका इंतखाबी निशान लालटेन है, तो उन्होंने भी इंतखाब नहीं करवाए हुए, तो वो तो दो टोक उन्होंने कह दिया कि भाई साहब आपको तो लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है लालटेन के इंतखाबी निशान की, मतलब ये कि आपको ये इंतखाबी निशान नहीं मिलने वाला। उसमें भी फैसला महफूज हो गया हुआ है, और अब 2 जमातें हैं जिनका फैसला होने वाला है, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही है कि जो एएनपी का मामला है वही पीटीआई का मामला है। अगर एएनपी को इंतखाबी निशान अलाट नहीं होता तो फिर इनको भी इंतखाबी निशान अलाट नहीं होगा। वैसे इंतखाबी निशान का भी हवाई बनाया हुआ है, एक बहाना बनाना है इन्होंने जब भागना ना इलेक्शन से कि जनाब देखें हमें तो हमारी पसंद का इंतखाबी निशान भी नहीं मिला, जो पहले से हमारा इंतखाबी निशान था वो भी नहीं मिला। भाई कितनी पार्टियां हैं जिनके इंतखाबी निशान तब्दील हो चुके हुए हैं। ये जब 77 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था, और उनके मुकाबले में जो इत्तेहाद था, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, उसका इंतखाबी निशान हल था। और उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं उनमें ये दोनों इंतखाबी निशान ही निकाल दिए गए थे कि ये किसी को भी अलाट नहीं होंगे। वो तो बहुत देर बाद मुकदमा करके इन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी वाली, उसके लिए फिर दोबारा इन्होंने तलवार का जो है इंतखाबी निशान हासिल किया। ये नून लीग का इंतखाबी निशान साइकिल होता था, वो काफ लीग को मिल गया, और फिर अब काफ लीग के पास भी वो नहीं रह गया। मेरे ख्याल मुझे तो ये भी पूरी तरह याद नहीं है कि अब काफ लीग का इंतखाबी निशान है क्या। मेरे ख्याल ट्रैक्टर है, और नून लीग जो है उसको इंतखाबी निशान जो है
वो शेयर मिल गया हुआ है। ये जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, जो इलेक्टेबल जिनको कहते हैं, उनका तो किसी को पता ही नहीं होता। इलेक्शन से पहले जब तक सिंबल अलॉट नहीं हो जाते, उनके वोटरों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे उम्मीदवार जो हैं, जिसको हमने वोट देना है, उसका इंतखाबी निशान क्या है। उसके बाद काफ़ी अर्ज, यानी ये 13 मार्च को सिंबल अलॉट होने हैं, उसके बाद 8 फरवरी तक कितना टाइम है। और ये कितना मुश्किल काम है कि जनाब आप याद नहीं करवा सकते इंतखाबी निशान। आपके तो सारे वोटर पढ़े लिखे हैं पीटीआई के, इससे कितना फर्क पड़ जाएगा। जिसपे इमरान खान साहब जो हैं वो हाथ रखेंगे, वही पीटीआई का उम्मीदवार होगा, इंतखाबी निशान कोई भी हो। और फिर ये झूठ जो बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, आज़ादाना तौर पे उन्हें कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब जो इलेक्शन एक्ट है, इसका जो सेक्शन है 60 और सब सेक्शन है 3, वो ये कहता है कि कोई भी बंदा अपने कागजात नामजदगी खुद भी दाखिल करवा सकता है और फिर अपने नुमाइंदे के जरिए अथॉरिटी लेटर देगा एक, उस अथॉरिटी, जिस शख्स के नाम अथॉरिटी लेटर देगा वो भी कागजात नामजदगी दाखिल करवा सकता है। और फिर जो तजवीज़ का निंदा होता है किसी उम्मीदवार का, वो भी उनकी तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करवा सकता है। अब ये कहते हैं हमारे जो उम्मीदवार हैं इनको कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी दाखिल नहीं हो सके, पीटीआई वाले, और पुलिस ने उनके घरों पे छापे भी मारे हैं। अब ये इस बात को कह रहे हैं जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, हमें यकसम मौके नहीं मिल रहे। अच्छा, आइन का आर्टिकल 25 जो है ना, जिसका ये हवाला दे रहे हैं कि जनाब किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 25 ये कहता है कि एक ही क्लास के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। अब इनकी क्लास बदल गई है। जिन लोगों को कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही या वो रिटर्निंग ऑफिसर तक नहीं पहुंच पा रहे, उससे पहले उठाए जा रहे हैं, वो तमाम लोग वो हैं जिन्हें अदालतें मुख्तलिफ मुकदमात में, ख़ास तौर पर 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी करार दे चुकी हुई है। और जब बंदा इश्तिहारी करार पाता है तो फिर उसके बहुत सारे हकूक जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आज़ादी का हक़ उसका ख़ास तौर पे ख़त्म हो जाता है। अगर मेरे घर में कोई इश्तिहारी आ जाता है और मुझे पता है ये इश्तिहारी है और मैं उसको बैठ के चाय शाय पिलाता हूँ, अब मेरी ये ज़िम्मेदारी है कानून के तहत कि मैं उसको पकड़ लूँ, पुलिस के हवाले कर दूँ। इश्तिहारी जो होता है मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब अगर चाय शाय पिलाता हूँ उसको, फिर ताज़ीरत पाकिस्तान की 216 के तहत मैं खुद एक जुर्म का इर्तिकाब करता हूँ। अब ये जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जो इनके तजवीज़ के निंदगान हैं, फ़र्ज़ कर लें ये कह रहे हैं तजवीज़ के निंदगान और तईद के निंदगान को बिठाया जा रहा है। भाई मेरे तजवीज़ के निंदगान और तईद के निंदगान का तो उस वक्त पता चलेगा ना जब वो कागजात सामने आएंगे। आपको क्या पता कि जनाब इसका तजवीज़ की निंदा कौन है और तईद की निंदा कौन है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई तजवीज़ की निंदा कागजात जमा करवाने जाता है इनके, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बंदा उनके पास आया था कागजात नामजदगी पे साइन करने के लिए, जो मफरूर इश्तिहारी है, जो अदालती इश्तिहारी है, तो इन्होंने उसको पकड़ा क्यों नहीं? फिर वो कागजात कैसे मंजूर हो सकते हैं? अगर नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं तो कानून के मुताबिक, ये कानून में ये लिखा हुआ है कि वो ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से, जो अथॉरिटी लेटर है वो नोटरी पब्लिक उसकी तस्दीक करेगा या फिर ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा हो। अब अगर उनके पास ये साहब जाते हैं, वो अथॉरिटी लेटर के लिए बंदे का मौजूद होना ज़रूरी है, नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर के। अब अगर ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के पास एक इश्तिहारी जाता है और कोई दस्तावेज बनवाता है, तो फिर उनका वो वाला राइट जो है, मैं कहता हूँ बहुत सारे राइट जो है वो सलब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर वो टेस्ट कैसे करेगा? उसकी भी ये जिम्मेदारी है। वो जितनी देर उसके पास रहेगा उतनी देर नोटरी पब्लिक या यही समझा जाएगा जनाब इसने इतनी देर इसको पनाह दी। और वो क्यों तस्दीक करेगा, क्यों ठप्पा लगाएगा जनाब इसको मैंने पनाह दी थी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे। ये सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि इन वाक़यात को प्रोपेगेंडा के लिए और लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून की बात करें, कानून क्या कहता है? कानून अगर कहता है कि इश्तिहारी जो है वो दंदनाता हुआ रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाए और वहां जाके कागजात नामजदगी दाखिल कर दे,
या फिर एक शख्स जिसने उसको पहले पनाह दी, तजवीज़ कुनिंदा बना, या फिर ऐसा शख्स जिसको उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, अथॉरिटी लेटर दिया, तो वो तो खुद मुल्ज़म बन गए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 216 के तहत वो तो खुद सज़ा के मुस्तहक़ ठहरते हैं। बहरहाल अगर तो ये अंधाधुंध कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अंधाधुंध कार्रवाइयों का मतलब कि इसका कोई कानूनी जवाब नहीं है, इसके पीछे कोई कानून नहीं है, बगैर कानून के ये इनकी पकड़ दकड़ हो रही है, फिर तो इनके प्रोपेगेंडा में किसी हद तक वजन है। ये महज एक प्रोपेगेंडा है जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं जो कानून की किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, जब मैं कानून देखता हूं उसके मुताबिक पुलिस जो है वो जो कार्रवाई कर रही है वो कानूनी कार्रवाई है। पीटीआई वाले वोटरों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए और खुद को मजलूम जाहिर करने के लिए इस चीज को उछाल रहे हैं। अब इमरान खान के कागजात नामजदगी वाला मामला देख लें कि हालांकि वो नहल हो चुके हुए हैं, वो 5 साल के लिए नहल हैं, वो कागजात नामजदगी अगर जमा भी करवाएंगे तो फौरन मुस्तरद हो जाएंगे। इसके बावजूद जेल हकाम ने उनसे जो कागजात नामजदगी थे उन पर दस्तखत वगैरह जो भी कानूनी प्रोसेस है वो मुकम्मल करवाया। इसमें भी पूरा दिन प्रोपेगेंडा होता रहा। एक वकील साहब पहले आए कि जनाब मैं और राय अली जो तजवीज़ कुनिंदा हैं इमरान खान के, वो अडियाला जेल गए, उनके कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने के लिए 11 बजे हम वहाँ पहुँचे। अच्छा, उसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं जो राय अली साहब हैं वो गायब हो गए। तो मैंने जेल हकाम से पूछा, जो बाहर वाले वकील हैं वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जनाब वो तो साइन करवा के जा चुका हुआ है। उसके बाद जनाब रौला पड़ा रहा कि वो कहाँ गायब हो गया, वो कहाँ गायब हो गया, वहाँ वो कहाँ गायब हो। अब राय अली साहब जो हैं वो बाहर आते हैं 6:30 बजे के बाद और ये बताते हैं कि जनाब 11 बजे हम आए थे, 1 बजे में अंदर गया और उसके बाद मुझे ऊपर उठा दिया गया, फिर नीचे उठा दिया गया, कागजात मुझसे ले लिए गए। मैं जब भी कागजात मांगता था तो वो कहते हैं साइन हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है। ज़ाहिर है प्रोसेस में कुछ टाइम लगता, हो सकता है कोई अफसर ना हो, बहरहाल ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं फिर जनाब मुझे उन्होंने असर की अज़ानें होगी, फिर मगरब की अज़ानें होगी और मैं डर गया कि शायद मुझे इन्होंने जहाँ कैदी बना लिया है, कैदी बैरकों में चले गए। मैं बैठा रहा, फिर 6:30 बजे वो कहते हैं बकौल उनके कि उन्होंने मुझे कागजात नामजदगी साइन करवा के मुझे दिए। इमरान खान के साइन शुदा कागजात उसको दे दिए गए, वो कह रहे हैं। तो भाई मेरे अगर कोई घपला करना था तो उसको अंदर ही ना जाने देते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके कागजात नामजदगी जो पीटीआई के हैं उनके कागजात नामजदगी दाखिल हुए, वो पुलिस को मतलूब नहीं थे, उनको किसी ने पूछा भी नहीं, छेड़ा भी नहीं और वो चुप करके कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल। जब कागजात नामजदगी दाखिल होते हैं ना तो आरओ बकायदा रसीद देता है कि ये कागजात वसूल पाए। उसके बाद आरओ कुछ नहीं कर सकता, या मुस्तरद करेगा या मंजूर करेगा। अगर मुस्तरद करेगा तो वजह बताएगा कि जनाब ये एतराज़ आया और एतराज़ दुरुस्त है, इसलिए कागजात मैंने इसके मुस्तरद किए हैं। अब आप ही बताएं कि एक शख्स जो मफरूर है और इश्तिहारी है और उन मुकदमात में इश्तिहारी है जिनमें पाकिस्तान से जंग करने जैसी संगीन दफात जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान की वो लगी हुई हैं, फौजी तनसीबात पर हमलों की दफात लगी हुई हैं, यानी संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमात हैं जिनमें वो मफरूर हैं, तो क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? इस बुनियाद पर रायत कर दी जाए कि जनाब पुलिस वाले तो ताक में होते हैं कि जनाब फ़लाँ मौके पे अब फ़लाँ बंदा है, उसके फ़लाँ फैमिली में शादी है, फ़लाँ जगह पे जनाजा है, वहाँ इम्कान है कि वो मफरूर इश्तिहारी वहाँ आ जाएगा। पुलिस वाले तो वहाँ घात लगा के बैठे हुए हैं। अब इनको पता है कि इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने आना है, तो क्या पुलिस जो है वो घात लगा के नहीं बैठेगी, इनको पकड़ेगी नहीं? इनके तजवीज़ के निगरान में से कई इश्तिहारी हैं। ये साफ सुथरे लोग क्यों नहीं ढूंढ रहे, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दीदा दनिस्ता ये सारी हरकतें कर रही है, ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, ये भागना चाहते हैं। अब आता है जनाब इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब को जो मुतफरक दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था तोशाखाना केस में वो फैसला मुअत्तल करने से इनकार कर दिया है। और फिर उनकी जो नाअहली है, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें उस फैसले के नतीजे में 5 साल के लिए नाअहल करार दे रखा है, वो नाअहली अब बरकरार है। अब कहीं से ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक ये फैसला सेटिस्फाइड नहीं होता, ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये पहले तो ये देख लें कि ये दरख्वास्त जो इन्होंने मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी ये किस कानून के तहत दायर की थी। इन्होंने ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC जिसको हम कहते हैं उसका सेक्शन है
561A उसके तहत ये दरखास्त फाइल की गई थी। और इसके तहत हाई कोर्ट को इख्तियार क्या है, इसको कहते हैं इनहेरेंट जुरिसडिक्शन, यानी जब पहले दिन वजूद में आई हाई कोर्ट उसी दिन से मिला हुआ इख्तियार है, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है ये इख्तियार, विरसा में मिला हुआ इख्तियार है, विरासती इख्तियार है। और ये है क्या, वो ये है कि इसका मकसद ये है कि अगर कोई अदालत से गलती हो जाती है उसकी तस्हीह की जा सकती है। और वो किन सूरतों में होती है, कानून क्या कहता है, वो ये है कि एक तो प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो है वो अब्यूज़ किया गया हो, और दूसरा इंसाफ ना मिला हो, यानी इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट आई हुई हो, ये इख्तियार है। फिर उसके तहत ये 561 के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल होता है। यानी ये कि जनाब आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अदालत से कहा जाता है कि आपसे गलती हो गई है, सहवन हो गई है या दीदा दानिस्ता हो गई है, जनाब ये गलती रह गई है, इसको दुरुस्त कर दें क्योंकि इससे इंसाफ का कत्ल हो गया है। ये है, ये कहने के लिए गए थे ये अदालत में, जो मैं सादा लफ्जों में बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है। कायल करना होता है अदालत, जनाब आपने ये गलती कर ली तो उसको सही कर दें। अब ये कह रहे हैं कि जो इनको सजा मिली थी 3 साल तक सजा तोशाखाना केस में, जो इलेक्शन कमीशन से आया था मामला वो वाला, उस रेफरेंस पे सजा हुई थी। वो तोशाखाना केस नैब वाला अलग है, ये और केस है। ये तो इन्होंने अपने साथ से छुपाए थे, तोशाखाना से जो माल चाल कमाया था वो इन्होंने अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए थे, जो इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाए गए थे। और वो करवाना वो भी एक जुर्म है, और उसके इन्होंने 3 साल तक इनको सजा हुई थी और कुछ जुर्माना हुआ था। तो फिर ये नहल हो गए थे। 63(1)H में ये लिखा हुआ कि 2 साल तक अगर किसी को सजा हो तो फिर वो 5 साल के लिए नहल होगा। आज वहाँ जो सजा है उसके लिए कन्विक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल, अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो जाए, ये सेंटेंस और कन्विक्शन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यानी इसको सादा लफ्ज़ में, अगर आप लुगत में ना जाएं, सादा लफ्ज़ में बता देता हूँ कि एक बंदा है, उसको अदालत कहती है कि जनाब आप मुजरम करार पाए हैं चोरी के, ये कन्विक्शन हो गई। और फिर वो कहता है कि आपको इसलिए 2 साल सेंटेंस जो है कैद बामुशक्कत दी जाती है, ये सेंटेंस है। अब जो सेंटेंस है, जो सजा है कैद वगैरह की, वो तो मुअत्तल हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि जनाब वो जमानत पे रहा हो गया, सादा लफ्ज़ों में ये कर लें, उसकी कन्विक्शन बरकरार है, यानी वो मुजरिम तो है लेकिन उसको जो कैद की सजा हुई थी वो अदालत जो है, एपलेट कोर्ट जो है, वो मुअत्तल कर रही है। अब ये जमानतनामा दे के मुचलका मुचलका दे के बाहर आ सकता है, ये होता है। अब जो कन्विक्शन है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, नहली ख़त्म नहीं हो सकती। और कन्विक्शन जो है वो कहते हैं ये मुअत्तल करें, जो हमें कन्विक्ट किया गया था, यानी सिर्फ सज़ा मुअत्तल ना करें, हमारी सेंटेंस मुअत्तल ना करें, बल्कि कन्विक्शन जो हमें मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है, वो हुक्मनामा जो है अदालत का, ट्रायल कोर्ट का, वो भी मुअत्तल करें। ये मामला लेके गए हुए थे। अब वहाँ जो दिलचस्प बात हुई है वो ये है कि अदालत ने कहा कि 5 अगस्त 2023 को आपको तोशाखाना केस में सजा होती है और 8 अगस्त को आपको 5 साल के लिए नाअहल कर देता है इलेक्शन कमीशन और नोटिफिकेशन जारी कर देता है। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास जो आप अपील लेके आए थे, वो अपील तो 28 अगस्त तक चलती रही है। इस दौरान आपने एक मर्तबा भी नाहली वाला जो बात है, नाहली वाला जो सवाल है, वो हमारे सामने नहीं रखा। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब इनको जो कन्विक्शन थी वो भी खत्म कर दें, यानी इनका मुजरिम होना भी आप मुअत्तल कर दें ताकि ये अहल हो जाएं और इलेक्शन लड़ लें। वो कहते हैं अब हम अपने फैसले में क्या तस्हीह करें, किस गलती को दुरुस्त करें, रेक्टिफाई, किस चीज़ को रेक्टिफाई करें, क्या करें बताएं आप। तो फिर जनाब हमने ज़बानी कहा था, ज़बानी ये हमने दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा जनाब जो कुछ भी आपने कहा था वो लिखा हुआ है। वो कहते हैं आपने तो कहा ही नहीं कि उनकी कन्विक्शन जो है, उनका मुजरिम होना, वो जो हुक्म है वो भी मुअत्तल करें। आपने तो सिर्फ ये कहा कि सजा मुअत्तल करें, और कैद वगैरह की सजा मुअत्तल करने के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 226 के तहत दी जाती है। अब आप 226 में जो नुक्ता आपने उठाया ही नहीं, वो आप 561 के तहत उठा रहे हैं। ये तो दरख्वास्त बनती ही नहीं। और फिर और भी बात है, वो मैं पहले भी कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि कन्विक्शन ख़त्म नहीं हो सकती। किसी का अगर अदालत, ट्रायल कोर्ट किसी को मुजरिम डिक्लेयर कर देती है
तो वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो अपील में सेट असाइड ही होगा, मुअत्तल नहीं हो सकता। लेकिन जो सेंटेंस है, जो कैद वगैरह की सज़ा हुई है या जुर्माना वगैरह हुआ है, वो मुअत्तल हो सकता है। और इस हवाले से अब्दुल कबीर केस है 1990 में, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी हुई है। 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने अब्दुल कबीर केस उसको कहते हैं, PLD 1990। वो कहता है कि जनाब किसी भी सूरत में कन्विक्शन मुल्ज़म की ख़त्म मुअत्तल नहीं की जा सकती। मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बार-बार, मुअत्तल नहीं की जा सकती। हाँ, सेंटेंस मुअत्तल की जा सकती है। बाद में 2-3 और जजमेंट्स भी आई हैं। एक ज़हाद इकबाल केस है, वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, वो भी इंतखाबी कागज़ात नामज़दगी वगैरह वाला मामला था। वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कन्विक्शन और सेंटेंस जो है, यानी किसी का मुजरम होना, अदालत की तरफ से करार दिया जाना, और जो सेंटेंस है, जो कैद वगैरह की सज़ा है, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जब आप अपील में आते हैं, दोनों को मुअत्तल करवाना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे आप ये ज़िक्र करेंगे, सेंटेंस मुअत्तल होने से कन्विक्शन मुअत्तल नहीं होगी। और फिर मखदूम जुवैद हाशमी वाला जो केस है, उसमें भी वो जजमेंट दे रखी है। इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब थे और राना भगवान दास और फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब की जजमेंट है, उसमें भी उन्होंने यही बात की है। लेकिन इस वक्त जो मौसर बे अमल जजमेंट है, वो अब्दुल कबीर केस में जो जजमेंट है कि कन्विक्शन मुअत्तल ही नहीं हो सकती, और इसी बुनियाद पे इन्होंने जो उनकी दरख्वास्त है वो मुस्तरद की है। अब वकील साहब कह रहे हैं कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाओ जनाब, लवाओ ठप्पा। और वो तो ये भी कह रहे हैं जनाब, मैं गौहर खान लतीफ़ साहब जो हैं, लतीफ़ खोस्ता साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब वो जो गौहर खान है ना, अली गौहर खान जो चेयरमैन है, 9 मंथ का चेयरमैन, उसका तजर्बा नहीं है, मैं उससे ज़्यादा तजर्बाकार हूँ, हमारे पास बी प्लान भी है। भाई ठीक है, बी प्लान ले आएँ या सी लाएँ, ए लाएँ, तो आपका हक है कि आप उन्हें इस्तेमाल करें, और जितनी दादरसी या जितना रिलीफ आपको मिल सकता है कानून के तहत, उतना रिलीफ ले। अब देखे जाके सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवा के आते हैं या कुछ हासिल करके आते हैं। बहरहाल अगले चंद दिन जो हैं इस हवाले से, अदालतों के हवाले से और ख़ास तौर पर PTI के हवाले से बड़े अहम हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।